तो इस वीडियो के अंदर हम शीत युद्ध का दौर जो चैप्टर है उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और आप अगर इस वीडियो का या इस लेक्चर का एक इंट्रो समझना चाहते हैं तो आप देख सकते हो मेरे इंट्रो वाले वीडियोस में। तो जो हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ज़रूर तैयार कर लेना। तो देखिए, जो विश्व था दो भागों में डिवाइड हो चुका था, यानी बढ़ चुका था शीत युद्ध के दौरान। तो शीत युद्ध का जो मेन जो चरम बिंदु माना गया वो क्यूबा मिसाइल संकट को माना गया है, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही इंट्रो वीडियो में। अगर आप इंट्रो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर देखें। इस वीडियो इस वीडियो के हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएंगे। पहले जाकर इंट्रो वीडियो देखें इस चैप्टर की। तो अब हम समझेंगे कि जो अमेरिका था, अमेरिका आपको पता होगा, अमेरिका ने एक अलग विचारधारा अपनाई थी और दूसरी विचारधारा अपनाई थी साम्यवाद ने। जिस साम्यवाद यानी कि जो हमारा रूस था, जिसे हम सोवियत संघ भी कहते हैं, जो 1991 में पूरी तरह से विभाजन हो गया था उसका। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, जिस कारण क्यूबा मिसाइल संकट के होने से कि भाई जो विश्व में जो इन दोनों महाशक्तियों के बीच में ज़्यादा ही तनाव बढ़ गया था। तो क्यूबा मिसाइल संकट कैसे इसके लिए जिम्मेदार है वो चीज़ समझेंगे। एग्ज़ाम में जो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इस तरह से कि क्यूबा मिसाइल संकट एक चरम बिंदु था शीत युद्ध के लिए, किस प्रकार था वो चीज़ समझते हैं। देखो, क्यूबा में मैंने आपको बताया है कि क्यूबा अमेरिका के तट से लगा एक द्वीपीय देश है। ये विचारधाराओं से प्रभावित था, जिसे शीत युद्ध के चरम बिंदु माना जाता है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि जो शीत युद्ध था ये काफ़ी ज़्यादा ही दोनों विचारधाराओं के समय, शीत युद्ध जो था दोनों विचारधाराओं जो थी उनमें एक तरफ तो अमेरिका था, एक तरफ सोवियत संघ, जिसमें से जो क्यूबा था वो भौगोलिक दृष्टि से मैंने बताया था कि भाई जो अमेरिका के अंडर में आता है, लेकिन सारी सहायता उसे सोवियत संघ प्रदान करता है। आगे हम पढ़ते हैं इसके अंदर। शीत युद्ध जब पूरे जोरों पर था तब सोवियत संघ को इस बात का डर था कि अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण करके उसे अपने साथ मिला लेगा। तो इसी डर के कारण, आपको बता दिया मैंने कि भाई इसी डर के कारण सोवियत संघ कुछ अलग प्रकार की नीति अपनाता है, क्योंकि उसे डर था इस बात का। सोवियत संघ क्यूबा की सभी तरह से सहायता करता था, पर फिर भी वह इस बात से संतुष्ट नहीं था। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि जो सोवियत संघ था उसे इस बात का पूरी तरह से डर था कि भाई हम उसकी सहायता तो कर रहे हैं क्यूबा की, लेकिन वो उसे अमेरिका अपने साथ मिला सकता है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से वो अमेरिका के ही क्षेत्र में आ रहा था। आगे हम पढ़ेंगे कि 1962 में सोवियत के नेता निकिता क्रुश्चेव ने सैनिक अड्डे स्थापित करके वहां परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थीं। जैसा कि मैंने बता दिया था कि जो निकिता क्रुश्चेव थे उस समय सोवियत संघ के नेता थे। एग्जाम में पूछते हैं इसको, मैं बता रहा हूं कि सोवियत संघ के शीत युद्ध के दौरान नेता कौन थे, तो निकिता क्रुश्चेव थे। तो अमेरिका में ऐसा पहली बार होता है कि अमेरिका के अंदर मिसाइलें पहली बार या परमाणु के निशाने पर पहली बार अमेरिका आता है, जिस कारण पूरे अमेरिका में हलचल मच गई। अमेरिका के राष्ट्रपति, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति होते शीत युद्ध के दौरान जॉन एफ कैनेडी, ने सैनिकों को आदेश दिया कि अमेरिकी लड़ाकू बेड़ों को, सोवियत बेड़ों को रोकने के आदेश दिया जाए। यानी उन लड़ाकू बेड़े जितने भी थे उनको रोकने का आदेश दिया गया जॉन एफ कैनेडी द्वारा, क्योंकि इन्हें एहसास हो चुका था अगर युद्ध होता है तो बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा सकता है ये युद्ध। तो किसी भी प्रकार से स्थिति पैदा हुई, मैंने आपको बता रखा है, इस प्रकार की स्थिति को हमेशा हम अपरोध के नाम से जानते हैं। तो आगे हम समझते हैं, इससे दोनों देशों में युद्ध की संभावना पैदा हो गई थी, जिसे क्यूबा संकट कहा गया। तो बता दिया मैंने आपको। युद्ध में अत्यधिक विनाश को देखते हुए दोनों देशों ने युद्ध ना करने का निर्णय लिया। दोनों देशों को जान चुके थे अगर युद्ध करते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और विनाश दोनों का इस कदर होगा कि जिसे आगे चलकर सुधारा नहीं जा सकता। तथा सोवियत संघ ने भी अपने जहाज़ों की गति धीमी कर ली और वापस हो गए। तो इस चीज़ को आप समझ चुके हो, और इसी कारण क्यूबा मिसाइल संकट जो हुआ था ये 1961 में
और इसी के बाद से जो दोनों के जो विचारधाराएं थी पूरी तरह से बट गई और दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हो गए और दोनों ने अपने हथियारों में वृद्धि करनी शुरू कर दी। तो हम उसको समझते हैं कि दोनों आगे चलकर अपने हथियारों को में बढ़ोतरी करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो ये था विश्व दो भागों में बट गया है, यानी कि जर्मनी का दो भागों में डिवीज़न हो गया है। अब डिवीज़न हो गया है, अब इसके बाद देखो समझेंगे कि ये दो विचारधाराएं थी, अब ये दोनों कैसे कैसे अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाती हैं, विस्तारवादी नीति कैसे करती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर कि अपने हथियारों में बढ़ोतरी की जाती है, तो वो चीज़ समझते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो यही है कि भाई शीत युद्ध के काल में दोनों महाशक्तियों ने एक तरफ तो हथियारों की होड़ तथा दूसरी तरफ और दो हथियारों की सीमित करने के लिए संधियां की थी। मतलब देखो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो उस समय जो युद्ध हुए थे, एक मिनट रुक जाओ। तो जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एग्जाम में इस तरह भी पूछा जाता है कि शीत युद्ध के दौरान युद्ध की स्थिति में हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण की दोनों स्थिति पैदा हुई थी। तो इस चीज़ को समझते हैं। देखो हथियारों की होड़ क्यों हो रही थी, मैंने बता दिया आपको, क्योंकि वो अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहते थे। दोनों ने अपने हथियारों को बढ़ाना शुरू कर दिया, अपने हथियारों के कारखाने बढ़ाने शुरू कर दिए। एक अगर बढ़ाता था दूसरा भी अपने हथियारों के कारखाने बढ़ाते जा रहा था। तो इनका सबसे बड़ा मकसद था कि अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। जो आगे आप चैप्टर पढ़ोगे, मैं आगे के सारे चैप्टर कवर करूंगा जिसके अंदर अमेरिका का वर्चस्व भी आएगा। आगे बढ़ेंगे हम। ज़्यादा ताकत के परमाणु बम बनाना, मतलब वर्चस्व समझ लो पहले कि वर्चस्व का अर्थ क्या होता है, यानी पूरी विश्व की जो राजनीतिक आर्थिक जो व्यवस्था है या सैनिक व्यवस्था हो उस पर केवल एक ही देश का वर्चस्व स्थापित हो जाना, मतलब पावर उसके अधीन आ जाना पूरे विश्व की, तो उसे हम वर्चस्व कहते हैं। तो यानी कि दोनों, या चाहे रूस हो चाहे अमेरिका हो, दोनों के अंदर होड़ थी कि हम वर्चस्व स्थापित करेंगे। आगे पढ़ेंगे हम। ज़्यादा ताकत के परमाणु बम बनाना, मतलब दोनों देशों ने सोचा कि भाई हम अपने बम्बों को ज़्यादा ही ताकतवर बनाएंगे दूसरे देश के मुताबिक। तो उत्तम तकनीक हथियार बनाना, इन्होंने नई आधुनिक तकनीकी के माध्यम से नए नए हथियार बनाए जिन्हें हम न्यू मॉडर्न हथियार बोल सकते हैं, वेपन्स। अब देखो इन्होंने इस प्रकार से हथियारों का तो निर्माण किया, लेकिन यहाँ पर लोगों के मन में फिर वही बात आने लगी कि अगर हम सारा पैसा ही हथियार में लगा देंगे तो क्या होगा भाई। सारा पैसा अगर हम हथियार में लगाते हैं तो भाई जनता क्या खाएगी, सारी तो अर्थव्यवस्था सारी पैसों उसमें हथियारों में बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए लोगों के मन में कुछ अलग ही ख्याल आने लगे, तो लोगों ने जो हथियारों को नियंत्रण करने की स्थिति पैदा कर दी। तो देखो हथियारों के नियंत्रण की स्थिति कैसे पैदा हुई। हथियार निर्माण से अपने धन का बचाना मतलब हथियार का निर्माण तो हो रहा था, सारा पैसा तो भाई उसी में लग रहा था, तो उनको कैसे सहायता मिलेगी जनताओं के लिए भाई पब्लिक फैसिलिटी कैसे की जाएंगी, तो सब इसमें देखा गया, सारा पैसा उसी में जा रहा था। तो यहाँ से धन को बचाने के लिए देखा गया कि हमें हथियारों पर कम पैसा लगाना चाहिए जिससे धन भी बचेगा। शस्त्र परिसीमन संधियाँ की, शस्त्र परिसीमन संधियाँ हम पढ़ेंगे जिनके अंदर हम आगे टॉपिक है उसमें बताऊंगा मैं किस किस प्रकार की संधियाँ की गई थी युद्धों को रोकने के लिए, या फिर युद्धों के अंदर हथियारों का कम से कम इस्तेमाल, युद्ध तो नहीं हो बल्कि युद्ध के दौरान जो हथियार बनाए जा रहे हैं तो हथियारों को कम से कम बनाया जाए। सिर्फ अपने ही देश के लिए, अपनी रक्षा के लिए देश बना सकता है, लेकिन एनपीटी जो थी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो अपनाई गई थी वो भी इसके अंदर शस्त्र परिसीमन संधियों में से ही एक है। तो इस प्रकार की जो संधियां थी हथियारों पर नियंत्रण की संधियां अपनाई गई थी। तो बस इतना समझो कि ये हथियारों पर नियंत्रण की संधियां थीं। तो आगे देखो दोनों को अपने नष्ट होने का डर सताने लगा, जैसा कि मैंने आपको उसके अंदर बता रखा है कि जो अपरोध की स्थिति होती है वो क्या होती है, उसके अंदर यही बात होती है
कि अगर एक देश को लगता है कि अगर मेरे पास जितने हथियार हैं, अगर मैं इन हथियारों से उस देश को जीत लूँ, लेकिन दूसरे देश के पास भी उतने ही हथियार होंगे, तो भाई ये तो अपने हथियारों को पूरी तरह बर्बाद कर देगा, साथ में दूसरा देश उस देश को पूरी तरह तहस नहस कर सकता है। तो यहाँ पर तो भाई हम पहचान ही सकते हैं कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो दूसरी चीज़, दोनों की जो संपत्ति होती है पूरी तरह नष्ट होती है, इसी कारण इन्हें डर भी सताने लगा। तो हम इस चीज़ को हमने समझा। अब आगे देखेंगे कि भाई दोनों का प्रभाव क्षेत्र जो बढ़ रहा था उसके क्या कारण थे, भाई दोनों अपने प्रभाव क्षेत्र को क्यों बढ़ाते जा रहे थे, इसके पीछे भी क्या कारण थे। एक तो ये हो गया, और इसके साथ ही उन्होंने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या करा, वो करा था उन्होंने छोटे देशों के साथ संबंध बनाए थे। अब छोटे देशों के साथ संबंध बनाने के क्या मकसद थे, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो हम इसको कवर करेंगे अब। तो महाशक्तियों का छोटे देशों के साथ संबंध किस प्रकार का था, उस चीज़ को समझते हैं। देखो, जो महाशक्तियाँ थीं क्यों बना रही थी, अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ा रही थी ताकि छोटे देशों से संबंध बनाया जा सके और अपनी विस्तारवादी नीति को हमेशा बनाए रखें। तो सबसे पहला जो आता है हमारा, हथियार और सेना का संचालन। मतलब छोटे देशों में जाकर ये अपने सैनिक ठिकाने बना सकते थे, और साथ में अपने हथियार हो, सेना हो, उनका आसानी से संचालन कर सकते थे एक देश से दूसरे देश में। आगे हम पढ़ेंगे छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करना। मतलब छोटे देश जितने भी थे उनके जो संसाधन होते थे उनका आसानी से ये दोहन कर सकते थे, उनका इस्तेमाल कर सकते थे। तो इस प्रकार से भी इन्हें संसाधनों की सारी सहायता मिल जाती थी छोटे देशों में। तो एक ये भी कारण था। सैनिक ठिकाने बनाकर दुश्मनों की जासूसी करना। सैनिक ठिकाने बनाकर दुश्मनों की जासूसी करना इस प्रकार से करते थे कि दूसरे देश में गए, छोटे देश में, अगर भाई किसी विकसित देश भी अगर उसी के आसपास होता है तो उसकी आसानी से जासूसी की जा सकती है। आर्थिक सहायता प्राप्त करना। जैसे कि आपको पता है, अगर कोई छोटा देश किसी बड़े महाशक्तिशाली देश को अपने देश के अंदर रखेगा तो उसमें जो सेना होती है सारी, तो सेना को अपने खर्चे पर रखता है, ताकि वो सेना जो है उस देश की भी रक्षा कर रही है, और साथ में वो सेना तो भाई वो अपने हथियार वगैरह और उनके दुश्मनों की जासूसी करने के लिए भी आई हुई है वहाँ पर, यानी कि अपने जो विरोधी देश है। तो यानी कि इन छोटे देशों को इस प्रकार से अपना लाभ भी मिलता है, इसीलिए उनको आर्थिक रूप से पूरी सहायता प्रदान करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, इन पर ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ता आर्थिक रूप से, इसीलिए इन छोटे देशों के साथ संबंध बनाते हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अगर समझे तो हम। अपनी इच्छा थोप सकती थी। तो अगला पॉइंट जो है कि ये जो कोई भी शक्तिशाली देश था वो अपनी आसानी से जो चाहे वहाँ पर नीति बना सकता था और अपनी इच्छाएं थोप सकता था उसके ऊपर। तो देखिए, इसके बाद आगे हम समझेंगे कि छोटे देशों के साथ तो उन्होंने संबंध बनाए, लेकिन कुछ देश ऐसे भी थे जो इन महाशक्तियों के साथ शामिल नहीं होना चाह रहे थे, जिसको हम आगे पढ़ेंगे अब गुटनिरपेक्ष। यानी गुटनिरपेक्ष एक ऐसे ही देश थे जो शामिल थे इसके अंदर, जो इस देश के इसमें महाशक्तियों के देशों के अंडर में नहीं आना चाहते थे। तो इसलिए गुटनिरपेक्ष बनाया गया था, उसको हम आगे कवर करते हैं। तो ये शीत युद्ध के समय जो आता है गुटनिरपेक्ष आता है, इसके अंदर वही देश शामिल थे, और नवविकसित और नव स्वतंत्र देश शामिल थे इसके अंदर, जो अफ्रीका के और साथ में जो एशिया थे, तो उन देश, वो सारे देश इसके अंदर शामिल थे, क्योंकि वो अपना स्वतंत्र रूप से विकास चाहते थे। तो इसके अंदर शुरू शुरू में मैंने बताया जो इसका जो ये बना था जिस समय, तो उस समय इसके अंदर केवल 25 मेंबर्स थे, यानी 25 सदस्य थे, केवल 25 सदस्य। तो 25 सदस्य जो थे, तो ये मैंने बताया था कि भाई इसकी नींव रखी गई थी, बांडुंग सम्मेलन में। तो बांडुंग सम्मेलन में इसकी नींव रखी गई थी 1955 में, और जो इसका जो पहला सम्मेलन होता है वो बेलग्रेड में होता है 1961 में। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ इंट्रो में। तो जो 25 सदस्य होते हैं इसके, उनकी सदस्यता भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है आगे चलकर। तो इसके अंदर शुरू शुरू के अंदर 5 मेंबर होते हैं। जो 5 मेंबर होते हैं वो कौन कौन होता है, भारत, मिस्र, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया और घाना। तो इनके कुछ संस्थापक देश थे, इन्होंने स्थापना की थी। तो भारत, जैसे मैंने आपको बताया कि भारत तो भाई इनके किसी, तो इन 5 देशों के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो जो गुटनिरपेक्ष था, तो इस पर समय समय पर सवाल उठने लगे हैं आज के टाइम में
कि जब ये शीत युद्ध समाप्त हो चुका है तो इस गुटनिरपेक्ष की क्या ज़रूरत है, या मतलब जो क्वेश्चन है इस तरीके से आता है कि भाई शीत युद्ध की समाप्ति के बाद क्या गुटनिरपेक्ष की नीति प्रासंगिक है अथवा उपयोगी है, प्रासंगिक है या उपयोगी है। तो इस चीज़ को समझते हैं हम। तो आज भी गुटनिरपेक्ष काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरीके से, देखो गुटनिरपेक्ष के उद्देश्य भी हैं, ये ध्यान रखना, एग्जाम में आते हैं तो उद्देश्य भी हैं ये। तो देखो, गरीब देशों के आर्थिक शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना, मतलब इसके अंदर जितने भी सदस्य थे सारे ही नव स्वतंत्र देश थे, और हर देश चाहता था कि भाई जिन गरीब देशों के साथ शोषण हो रहा है तो उनके खिलाफ जो कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाना। दूसरी चीज़, विश्व शांति तथा निशस्त्रीकरण लागू करना। विश्व शांति बनाए रखना इनका एक मकसद था। निशस्त्रीकरण मतलब शस्त्रों का प्रयोग ना करना, मतलब शस्त्र को पूरी तरीके से त्याग देना, इस चीज़ को लागू करना इनका मकसद। दूसरी चीज़, NIEO को लागू करना। देखो NIEO क्या है, ये इंट्रो में थोड़ा बताया नहीं मैंने, अब देखो ये इसका मतलब होता है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, मतलब नव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, ये बताया होगा मैंने। तो नव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है वो चीज़ समझो, यानी जितने भी विकसित देश हैं विकासशील देशों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाएं, अगर जिन चीज़ों से उनकी पहुंच दूर है तो उन पहुंचों को भी उनके पास तक करवाया जाए, और यहाँ तक कि हर प्रकार की सहायता उन्हें दी जानी चाहिए विकसित देशों द्वारा। तो नव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था थी जिसको 1972 में अनकटाड ने लागू किया था, उसको भी हम कवर करेंगे। आगे देखो, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी पहचान तथा अस्तित्व बनाना। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उन्होंने अपनी पहचान बनाई कि गुटनिरपेक्ष भी एक अलग है, और इसको एक तरीके से सहायता मिल रही थी, मैंने बताया था आपको, तो इसने अपनी एक अस्तित्व बना लिया गुटनिरपेक्ष। तो आगे हम पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में विकसित देशों के वर्चस्व को चुनौती देना। जितने बड़े बड़े संगठन थे उनको भी इसने चुनौती देना शुरू कर दिया, तो आज भी चुनौती दे रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि भाई ये कितना ज़्यादा जरूरी है और कितना ज़्यादा प्रासंगिक है। आगे, गुटनिरपेक्ष में लगातार बढ़ती सदस्यता इसकी प्रासंगिकता को दर्शाती है। देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, कि कम से कम उस समय तो 5 मेंबरों ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन जो है इसकी सदस्यता है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और जब जिस समय अनकटाड बनाया गया था, या इसकी सदस्यता हम बोल सकते हैं शीत युद्ध के दौरान सदस्यता इसकी 25 हो गई थी, जो 25 से बढ़कर आज 120 हो चुकी है, और ये भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो देखो ये शीत युद्ध हमें समझ आ गया कि भाई उस समय गुटनिरपेक्ष की क्या भूमिका रही है और गुटनिरपेक्ष कितना ध्यादा जरूरी है। तो हम समझेंगे कि भाई शीत युद्ध जो था अब ये कहाँ तक फैला था, और शीत युद्ध ने जो द्विध्रुवीय मतलब दो भागों में देश को, वर्ल्ड को, या जो विश्व था उसको उसको विभाजन कर दिया था, तो वही चीज़ समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है कि अब उनका जो हम आगे क्वेश्चन टॉपिक लेंगे तो उसे करते हैं हम। तो देखिए ये क्वेश्चन भी समझो आप, द्विध्रुवीय विश्व के उदय के क्या कारण थे, दोनों शक्ति गुटों के बीच शीत युद्ध संबंधी दायरे कौन कौन से थे। मतलब शीत युद्ध संबंधित दायरे, मतलब यही होता है कि जो शीत युद्ध का दायरा ये है कि शीत युद्ध कहाँ तक इसकी पहुँच थी, और इसको ये शीत युद्ध होने में किन किन देशों का हाथ था, तो वो उस शीत युद्ध को हम दायरे इस तरह समझ सकते हैं। तो देखिए जो द्विध्रुवीय यानी कि विश्व का दो भागों में बट जाने का रीजन क्या था, वही यानी कि शीत युद्ध हुआ था, तभी तो भाई विश्व दो भागों में बट गया था। तो हम उसे समझते हैं। देखो जो दोनों महाशक्तियाँ थीं वो चाहती थी अपना प्रभाव बनाना, अपने वर्चस्व को बढ़ाना, विस्तारवादी नीति अपनाई थी उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति और परमाणु ताकत के बल पर, अपनी सेना के दम पर, और साथ में अपनी जो हथियार थे उनके पास वेपन्स थे जो आधुनिक, उनके बल पर ये पूरी तरह अपना प्रभाव जमाना चाहती थी। आगे आता है विरोधी प्रचार, मतलब दोनों ने एक दूसरे के प्रति विरोधी प्रचार किया, जिस कारण दोनों के अंदर तनाव पैदा हुए। अमेरिका और रूस में, अमेरिका द्वारा परमाणु हथियार को छुपाना, जो अमेरिका थे उसने अपने परमाणु हथियारों को छुपाया हुआ था, जो आगे चलकर उसका खुलासा होता है 1945 में। अमेरिका व रूस की विस्तारवादी नीति, अमेरिका ने
अमेरिका और रूस की विस्तारवादी नीति थी, ये फिर भी चोरी चुपके अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ाए जा रहे थे। तो ये भी तनाव का कारण था, जिस कारण विश्व को दो भागों में बंटने का ये भी हम कारण कह सकते हैं। अमेरिका का जापान पर अधिकार जमाने का कार्यक्रम, मतलब जो अमेरिका था इसके मन में पहले से ही ये था कि भाई जापान को कैसे भी करके अपने अधिकार में ले लिया जाए। तो ये भी एक कारण था जिस कारण रूस और अमेरिका में तनाव हुए, और जिस कारण जो था विश्व था दो ध्रुवीय बन गया। तो अब देखो दो ध्रुवीय बन गया। दो ध्रुवीय, देखो ध्यान रखना, दो ध्रुवीय का मतलब यही है कि जो विश्व है अभी एक ध्रुवीय है। अब जैसे ही इसके अंदर दो महाशक्तियाँ आ जाएंगी, एक महाशक्ति इधर हो गई, एक महाशक्ति इधर, तो इसे हम दो ध्रुवीय कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे शीत युद्ध के दायरे भाई कहाँ तक थे। तो शीत युद्ध के दायरे देखो समझते हैं। तो इसमें जो आता है हमारा पहला कि 1950 में कोरिया संकट, जैसे मैंने कोरिया वॉर मैंने आपको बताया था, कोरिया युद्ध हुआ था 1950 से 1953 के बीच में हुआ था ये, 1953। दूसरी चीज़ ये कैसे हुआ था मैंने ये भी बताया था कि भाई जो उत्तरी कोरिया था उस पर अधिकार कर लिया था, या उसकी पूरी तरीके से सहायता कर रहा था रूस कर रहा था, और दक्षिणी कोरिया की पूरी सहायता कौन कर रहा था, अमेरिका। तो दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव हुआ, और जो कोरिया था पूरी तरह दो भागों में इसी तरह बट चुका था, इसलिए इसे उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के नाम से समझते हैं, हम आज जानते हैं। तो आगे आता है 1962 में 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ। क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, मतलब 1956 में जो सोवियत संघ था उसने हंगरी में हस्तक्षेप किया। ये भी एक शीत युद्ध के दायरे में आता है, यानी शीत युद्ध यहाँ से भी एक तरह पनपने की बात कह सकते हैं हम। 1954 और 75 तक वियतनाम में अमेरिका हस्तक्षेप। देखो भाई 54 से 75 तक, यानी 54 से 75 तक तो अमेरिका हस्तक्षेप करा उसने वियतनाम में। और यहाँ तक कि ये भी एक रीजन रहा है इस चीज़ का कि भाई शीत युद्ध को जो है जन्म देने का कारण ये वियतनाम में भी हुआ। तो ये शीत युद्ध के दायरे हैं, तो आप इनको ध्यान से समझो। आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो दो ध्रुवीय था विश्व, दो ध्रुवीय विश्व को, कि भारत की किस प्रकार से भूमिका रही है इस शीत युद्ध को रोकने में, या शीत युद्ध के तनाव को कम करने में भी भारत की किस प्रकार की भूमिका रही है। तो वो चीज़ समझेंगे, वो भी यही गुटनिरपेक्ष आता है, तो उस चीज़ को हम टॉपिक लेते हैं उस वाले क्वेश्चन को। तो शीत युद्ध के तनाव को कम करने के लिए या तनाव को कम करने में भारत की भूमिका किस प्रकार की रही है, तो देखो उस चीज़ को समझते हैं। तो जो गुटनिरपेक्ष, सबसे पहले तो गुटनिरपेक्ष नेतृत्व, भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई थी, जिसका भारत ने अपने आप को दोनों गुटों से स्वतंत्र घोषित कर रखा था। और इस तरीके से भारत के जो हैं रूस के साथ संबंध भी अच्छे हो जाते हैं, तो दोनों गुटों में शामिल नहीं होना चाहते थे। ये भी रीज़न था एक कि देखो एग्ज़ाम में ऐसा भी आता है कि भारत दोनों गुटों से बाहर क्यों रहा था, उस चीज़ को भी हम आगे पढ़ेंगे। तो गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई भारत ने, तो जिस कारण भारत जो है एक अलग ही देश उभर कर निकला कि भाई ये किसी गुट में शामिल नहीं हुए, बल्कि कुछ देश ऐसे थे जो शामिल हो रहे थे, जो शीत युद्ध को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे। तो एक ये था कि इसने तनाव को कम किया। क्षेत्रीय संगठन निर्माण, तो जैसे ही गुटनिरपेक्ष बना तो ये एक तरीके से इसके साथ साथ कुछ क्षेत्रीय संगठन के निर्माण भी होने लगे, जो इन देशों के विकास के लिए, इन देशों के आर्थिक विकास के लिए, हर तरह के विकास के लिए इन्हें के संगठन बनाए जाने लगे। महाशक्तियों से महाशक्तियों के मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित होने लगे आगे। जितनी महाशक्तियाँ थीं, यानी कि दो महाशक्तियाँ थीं, सोवियत संघ और जो हमारी होगी पूंजीवाद, या आगे हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन को मजबूत करने में सहायक। इसने अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे उनको भी मजबूत करा। ये दिखाया कि भाई अगर ऐसे देश हैं जो विकासशील देश हैं या स्वतंत्र देश हैं, तो उनको जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं या संगठन हैं, उनको इन देशों के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो उसको मजबूत करा ताकि उस पर किसी एक महाशक्ति का दबाव ना रहे। सैन्य गुटों में शामिल नहीं हुआ, मतलब कोई भी शीत युद्ध के दौरान भारत के जितने भी गुटनिरपेक्ष के देश थे, कोई भी गुटों में शामिल नहीं हुआ। यहाँ तक कि भारत भी सैन्य गुटों में शामिल नहीं हुआ। एग्जाम में ऐसा भी पूछते हैं कि भारत या तो सीटों में
या सेंटो में या नाटो में किसी भी गुट में शामिल क्यों नहीं हुआ? उसका रीज़न यही था कि भारत अपना स्वतंत्र विकास चाहता था और भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति अपना रखी थी। आगे वैश्विक समस्याओं पर स्वतंत्र विचार, यानी विश्व के स्तर पर अगर कोई भी समस्या होती है तो उस पर पूरी तरह से स्वतंत्र विचार लेता है। इस चीज़ को मैंने बताया था कि जो ये गुटनिरपेक्ष था, गुटनिरपेक्ष ये जो है ये ना तो तटस्थ है और ना ही किसी देश से बराबर दूरी रखता है। तो इस चीज़ को भी, इस वाले क्वेश्चन को भी हम टॉपिक को कवर करते हैं। तो देखिए, गुटनिरपेक्ष का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना या बराबर दूरी नहीं है। मतलब एग्जाम में इस तरह पूछा जा सकता है। तो जो तटस्थता है इसका मीनिंग समझो। तो देखो इसकी मीनिंग क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसे एक कंट्री है ए और एक कंट्री है बी और एक कंट्री है सी, अगर ये दोनों आपस में वॉर करते हैं, अगर ये वॉर हो रहा है इनका, तो ये वॉर जो है, इनके जो वॉर चल रहे हैं, तो जो सी कंट्री है उसका मकसद ये नहीं कि भाई इनको देखकर एंजॉय करे, ये बल्कि इनकी सहायता करेगा या इनकी लड़ाई को, समस्याओं को सुलझाएगा, यानी इन समस्याओं को हल किया जाता है। इसी को हम तटस्थता कहते हैं। तो ध्यान रखना, तो जो गुटनिरपेक्ष था तटस्थता नहीं था। तटस्थता की मीनिंग तो यही है कि बस दो लड़ रहे हैं आपस में, युद्ध हो रहा है, बस आराम से देखो। मतलब ये आराम से देखता नहीं है बल्कि इनकी समस्याओं को हल करवाता है। पहली चीज़ ये। बराबर दूरी का मतलब मैंने ये भी बताया था, अगर इन दोनों में से कोई पक्ष अगर सही है तो उसका पक्ष लेगा, जो सही हो उसी का ही पक्ष लेता है। तो उस चीज़ को देखो समझते हैं। तो गुटनिरपेक्ष का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना या बराबर दूरी नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के हल के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। यानी इनकी जो समस्या है उसको हल निकालना है उनका, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे देशों के स्तर पर हो। आगे हम देखते हैं, गुटनिरपेक्षता का अर्थ बराबर दूरी भी नहीं है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उस देश या गुट का पक्ष लेता है जो सही है, मतलब जो इन दोनों में से सही होगा। तो आगे हम पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो है हमारा नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के ऊपर। तो देखिए इसको समझते हैं। तो 1972 में अनकटाड ने नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को, ये नीति थी, इसको लागू किया था। अब जो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था नीति थी मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। तो देखो इसको NIEO भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? NIEO, यानी विकासशील देशों को, मैंने बताया था नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का पहले अर्थ समझो। जितने भी विकासशील देश हैं उनको खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, साधनों को विकसित देशों से, मतलब जितने भी विकसित साधन हैं जो डेवलप हैं उनको विकासशील देशों या विकासशील देशों में भेजना, वस्तु संबंधी समझौते करना, पुरानी आर्थिक व्यवस्था के आधार पर नई आर्थिक व्यवस्था अपनाना। मतलब जितने भी विकसित देश हैं उनके पास जितनी भी डेवलपमेंट या मॉडर्न चीज़ें हैं या टेक्नोलॉजी हो चाहे कुछ भी हो, उसको उनके पास, विकासशील देशों के पास पहुंचाना, यही इसका मकसद है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो हम समझते हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या बात रखी गई हैं। तो सबसे पहला आता है प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण, जिनका दोहन विकसित देशों ने किया। मतलब जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई उस समय जो थे, जो विकसित देश थे, महाशक्तियाँ थीं, उन्होंने इनका काफ़ी हद तक शोषण किया, इनके संसाधनों का दोहन किया, तो इन पर भी ये कुछ रोक नहीं सकते थे। तो अब इनको इसके तहत, यानी अनकटाड के तहत जो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अपनाई है, अब इन पर ये नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। आगे आता है अल्प विकसित देश विकसित देशों के बाजार में भी माल बेच सकेंगे। कि मतलब विकासशील देशों के जो सामान थे कि भाई विकसित देश कैसे खरीदेंगे, वो सोचते थे कि भाई इनका सामान क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, तो इसीलिए भाई इनके सामानों को बाजार में नहीं जाने देते थे, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। लेकिन अब जितने भी विकसित देश हैं उनमें भी अपना बाजारों के अंदर माल बेच सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो आता है हमारा, आयातित प्रौद्योगिकी लागत कम होगी। मतलब बाहर से जितने भी इंपोर्ट हो रहा है, यानी आयात हो रहा है, जितना भी टेक्नोलॉजी जितनी भी हो रही है किसी भी सामान की, तो उसमें जो टैक्स वगैरह लगते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लागत जो है उसमें कम होनी चाहिए।
आगे दूसरी चीज़, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में भूमिका, यानी कि अब जितने भी जो विकसित देश थे उन्हीं की भी ज़्यादातर भूमिका रहती थी। अब अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में भी इन विकासशील देशों की भूमिका रहेगी। आगे हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये गुणनिरपेक्षता के पॉइंट में ही था, मैंने आपको ये भी बताया था। तो अब हम आगे जो कवर करेंगे कि मतलब शीत युद्ध के दायरे और भारत दोनों में से किसी भी गुट में शामिल क्यों नहीं हुआ। देखो, शीत युद्ध के दायरों से क्या अर्थ है, शीत युद्ध किन विशेष कारणों से बढ़ा या शीत युद्ध का प्रभाव किन देशों में अधिक देखा गया। मतलब भाई कौन से विशेष कारण थे जिस कारण शीत युद्ध है ना जो बढ़ा था, यानी ज़्यादा ही इसका प्रभाव बढ़ चुका था। और क्या, और कौन से देश थे जिनमें ज़्यादा प्रभाव देखा गया शीत युद्ध का। तो ये शीत युद्ध के दायरे हैं, ये एग्ज़ाम में आता है, 1 मार्क्स का पूछ लेते हैं। तो ये शीत युद्ध का दायरा है, आप ध्यान रखना कि किन देशों तक इसका प्रभाव गया है, यानी दायरा एक लिमिटेशन इसकी कहाँ तक पहुँचा है ये। आगे समझते हैं, शीत युद्ध के दौरान भारत ने किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ था। इस तरह एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सीटो या सेंटो या नाटो में शामिल क्यों नहीं हुआ भारत, क्योंकि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपना रखी थी और दोबारा पुनः औपनिवेश नहीं बनना चाहता था, क्योंकि भारत जानता था कि भाई हमने इतने सारे देश प्रेमियों की बलिदान देने के बाद ही हमने देश की आज़ादी प्राप्त की है, तो हम दोबारा से उसके दोबारा से उपनिवेश नहीं बनना चाहेंगे या दोबारा से इस तरह की गलती नहीं करना चाहेंगे। तो इसलिए भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होता है। तो देखिए, उस समय कुछ शस्त्र नियंत्रण संधियां हुई थी, उनको आप याद रखना, इनकी एग्ज़ाम में फुल फॉर्म वगैरह पूछ लेते हैं। तो पहला जो आता है हमारा LTBT, मतलब लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, जो 5 अगस्त 1963 को अपनाई गई थी, जिसको हम सीमित परमाणु परीक्षण संधि कहते हैं। इसके अंदर यही बात की गई थी कि अगर परमाणु परीक्षण किया जाता तो उसको सीमित मात्रा में किया जाए। आगे आता है SALT, यानी SALT, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक, यानी हिंदी में कहेंगे इसे सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता। ये 26 मई 1972 में लागू की गई। यानी सामरिक जो वर्ड है इसका मतलब होता है सामाजिक। तो आगे हम देखेंगे स्टार्ट। तो स्टार्ट के अंदर स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, यानी अस्त्रों को कम करना, इसके अंदर बात की गई थी। 3 जनवरी 1993 को ये संधि लागू की गई। फिर आता है NPT, यानी नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी, इसकी फुल फॉर्म है ये। तो परमाणु अप्रसार संधि इसको कहते हैं, परमाणु अप्रसार संधि 1 जुलाई 1963 को अपनाई गई थी। देखो, NPT के अंदर जो बात की गई साफ साफ परमाणु हथियारों के लिए की गई है कि अगर जो परमाणु हथियार बनाना नहीं जानता है, यानी A परमाणु हथियार बनाना जानता है A कंट्री और B नहीं जानती है, तो ना तो इसको ये परमाणु हथियार दे सकता है और इसको भाई अधिकार नहीं है अगर इसने NPT पर साइन कर दिए कि ये उससे अधिकार मांगे बनाने का कि मैं कैसे बनाया जाता है। ना ये सीख सकता है बनाने का, ना ही ये किसी से ले सकता है परमाणु हथियार। तो NPT पर तो हस्ताक्षर करने के बाद उस देश को इस प्रकार के नियम मानने पड़ते हैं। लेकिन देखो, भारत ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं क्योंकि भारत अपनी सुरक्षा चाहता है। तो NPT पर काफ़ी विवाद हैं, इसलिए NPT पर ज़्यादातर देशों ने जो है हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसका रीज़न जैसे भारत हो गया। अब भारत तुम्हें पता है भाई, भारत तो 2 तरीके से घिरा हुआ है। जैसे भारत जो हो गया, एक तरफ तो हो गया पाकिस्तान, एक तरफ हो गया चाइना। तो अब भाई भारत तो यहाँ बीच में है। तो अब यहाँ भारत भाई बीच में किस तरीके से यहाँ पर अपनी जो है, जो भारत यहाँ पाकिस्तान और चाइना है, तो ये भारत किस तरीके से भाई यहाँ पर कैसे अपनी सुरक्षा यहाँ पर तय कर सकता है कि भाई वो सुरक्षित है। तो नहीं कह सकता, क्योंकि देखो जो पाकिस्तान है यहाँ से वैसे ही भारत के संबंध खराब हैं, चाइना से भी संबंध खराब हैं, इसलिए भारत ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि भारत अपनी सुरक्षा चाहता है। ना चाइना ने किए हैं ना पाकिस्तान ने किए, तो भाई भारत भी क्यों करेगा। तो यही कारण है NPT पर ना हस्ताक्षर करने की। अब देखिए, कुछ हम जो डिफ़िकल्ट वर्ड थे मैंने आपको पहले भी बताए थे, तो उनको भी देखो थोड़ा सा समझते हैं हम। तो इसमें देखो, पहला आता है हमारा अपरोध, फिर आता है देतांत,
तो देखिए, अपरोध क्या है? परमाणु युद्ध होने की स्थिति में विजेता का निर्णय करना असंभव हो जाता है और एक दूसरे की संपत्ति तथा संसाधनों का नष्ट करते हैं अपने हथियारों के माध्यम से। और देशों के पास फिर भी इतने हथियार बचे होते हैं कि भाई दूसरे देश को पूरी तरह से तहस नहस कर दें। तो इसी को हम अपरोध कहते हैं। मतलब मैंने बता दिया आपको, इस अपरोध के बारे में मैंने बहुत समझा दिया, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे हम देतांत शब्द पढ़ते हैं। देतांत भी देखो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग समझे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देतांत एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है शिथिलता, या जिन राज्यों में पहले तनावपूर्ण संबंध हो तथा आगे चलकर मित्रता में बदल जाएं उसे देतांत कहते हैं। देखो, पहले तो भाई लड़ाई झगड़े थे, फिर भाई आगे चलकर वो दोस्त बन गए या मित्रता हो गई उनके अंदर। तो जैसे कि आज हम इन देशों के लिए इस्तेमाल करते हैं रूस और अमेरिका के लिए, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान इनके संबंध काफ़ी ख़राब थे, लेकिन आज इनमें मित्रता है। जैसे कह सकते हैं जो नाटो है उसके अंदर देखो रूस भी है आज के टाइम में। तो देखिए, शीत युद्ध के दौरान भारत की रूस व अमेरिका के साथ किस प्रकार की विदेश नीति थी वो चीज़ समझते हैं अब। तो इंट्रो में मैंने समझा रखा है इसे आपको अच्छी तरह से, तो पहले उसे समझोगे तो इसे काफ़ी अच्छी तरह समझ आएगा। तो देखो, भारत के अमेरिका के साथ संबंध तो शुरू से ही खराब रहे हैं, जिसका कारण है पाकिस्तान के प्रति अमेरिका का रवैया हमेशा उसके साथ रहा है। चाहे वो 65 का चाहे 71 का युद्ध हो, उसमें पाकिस्तान की हमेशा अमेरिका ने सहायता की है। दूसरा, जो आधुनिक हथियार थे, है ना, जितने भी आधुनिक हथियार है पाकिस्तान को हमेशा अमेरिका ने सप्लाई करे हैं, जिनके माध्यम से 71 का युद्ध किया था पाकिस्तान ने। आगे आता है भाई इन संबंधों को सुधारने के लिए जो आधुनिक जो उस समय राजीव गांधी थे 1985 में, फिर आगे चलकर नरसिम्हा राव थे भारत के प्रधानमंत्री, ये अमेरिका गए थे। संबंधों में सुधार थोड़ा राजीव गांधी के समय हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत हुआ था, पर ये फिर भी तरीके से हम कह नहीं सकते कि पूरा सुधार हुआ था। तो आगे हम समझेंगे इसके अंदर कि भारत और सोवियत संघ के बीच में किस प्रकार के संबंध हैं। तो भारत और सोवियत संघ की विदेश नीति समझ लेते हैं। तो देखिए, शुरू में तनावपूर्ण संबंध थे भारत और सोवियत संघ के, कहा जा सकता है, लेकिन ये पूरी तरह नहीं कहा जा सकता कि भाई इनके संबंध जो थे इतने ज़्यादा तनावपूर्ण थे, क्योंकि जैसे जैसे भाई भारत ने गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई तो सोवियत संघ तो भाई बड़ा खुश हो गया कि भारत ने तो भाई अमेरिका में नहीं गया। तो भाई इसे लगा कि भाई भारत कुछ अलग ही चाहता है, तो इसे लगा कि भारत ने एक अच्छा निर्णय लिया है, तो ये क्या करता है सोवियत संघ, इसके साथ संबंध बना लेता है अच्छे खासे। तो उस तरीके से जैसे जैसे गुटनिरपेक्षता की नीति काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है, वैसे वैसे संबंध और ज़्यादा अच्छे होते रहते हैं रूस के साथ। तो मित्रता संधि पहली होती है 1971 में, ये जो होती है 20 साल की होती है, 20 वर्षीय मित्रता संधि। 1991 में ये होती है 15 साल की मित्रता संधि। तो देखिए 1991 में, क्योंकि देखो ये भी बता दूं कि भाई जो ये था सोवियत संघ था, इसका विघटन हो चुका था, सारे गणराज्य अलग अलग भागों में बंट चुके थे, पर फिर भी देखो 15 साल की जो संधि हुई उसके बाद भाई रूस ने हमेशा के लिए भरोसा दिला दिया कि हमारे संबंध आपके साथ हमेशा अच्छे रहेंगे। तो आगे हम पढ़ेंगे शीत युद्ध जो हुआ ये किस प्रकार से ख़त्म होने के बाद इसके क्या परिणाम निकले। तो क्योंकि जो अगला चैप्टर है वो भी देखो इसी से रिलेट है, तो उस चैप्टर को भी हम कवर करेंगे। तो पहले इसके परिणाम समझते हैं। तो देखिए शीत युद्ध के परिणाम क्या निकलते हैं। अब शीत युद्ध तो पूरी तरह समाप्त हो गया, मैंने आपको समझा दिया, शीत युद्ध के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दिया। अब हम शीत युद्ध को भी ख़त्म कर देते हैं, काफ़ी पढ़ लिया। तो आगे देखो शीत युद्ध के परिणाम क्या निकलते हैं। दो ध्रुवीय विश्व का हो जाना, मतलब विश्व था दो भागों में बंट चुका था, ठीक है, शीत युद्ध के बाद से दो भागों में बंट चुका था। देखिए शीत युद्ध तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, पर फिर भी ध्यान देना जो शीत युद्ध के जो परिणाम निकले हैं इसी से ही हुआ है ऐसा। तो ये परिणाम जो थे, पहला था विश्व दो भागों में, बर्लिन का यानी दो भागों में डिवाइड हो जाना है, बर्लिन की दीवार जो बना दी गई थी जर्मन के अंदर। आगे है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय, गुटनिरपेक्ष बना। देखो इसके परिणामों को ऐसा समझो कि भाई रिजल्ट क्या निकला, शीत युद्ध जैसे ही बनाए तो विश्व दो भागों में बट गया। दूसरी चीज़, भारत ने यहाँ पर गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई। और तीसरी हम ये बता सकते हैं कि भाई जो हथियार थे दोनों ने अपने हथियारों को बढ़ाना शुरू कर दिया। चौथा हम बता सकते हैं कि ये यूएन था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब
इसके में बता सकते हो कि भाई जो ये था 1945 में बना था, यानी 1945 में। इसका मकसद क्या है, यानी विश्व शांति बनाए रखना और जितने भी देश हैं उनके बीच में युद्धों को रोकना और निशस्त्रीकरण को बनाए रखना। तो यूएनओ की कार्यकुशलता में हम कमी कह सकते हैं, क्योंकि ये शीत युद्ध को रोकने में भी असफल है, क्योंकि यहाँ कई प्रकार के युद्ध वगैरह होते हैं जिनको रोकने में पूरी तरह असफल मानी गई है यूएनओ। आगे सैन्य संधियों का गठन, मतलब कई प्रकार की सैन्य संधियाँ बनती हैं, सैन्य संगठन बनते हैं, जिसमें यूएनओ, सेंटो, वार्सा पैक्ट, ये सारे वगैरह आते हैं। इन्हें हम सैन्य संधियाँ, सैन्य संगठन भी कह सकते हैं। आगे देखो वैज्ञानिक तकनीकी क्षेत्र में प्रतियोगिता, यानी कि दोनों गुटों में इस कदर तकनीकी प्रतियोगिता भाई बढ़ी वैज्ञानिक एवं तकनीकों की, कि भाई दोनों ही अपने क्षेत्रों के अंदर हथियार बनाए, आधुनिक अपनी टेक्नोलॉजी को इतना विकसित कर दिया कि भाई एक दूसरे देश के को आगे पीछे करने के चक्कर में थे, जिस कारण तकनीकी और ज़्यादा बढ़ी, ये कंपटीशन बढ़ गया था। तो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहले इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अच्छी तरह याद रखना। इन क्वेश्चनों में से एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये चैप्टर पूरी तरह तैयार रखो। यहाँ पर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। धन्यवाद। तो कमेंट करके, तो देखिए शीत युद्ध का हमारा ये टॉपिक जो है क्लियर हो चुका है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर हम शीत युद्ध को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, मतलब जो दो ध्रुवीय बन चुके थे तो दो ध्रुव को भी हम पूरी तरीके से एक बना देंगे। तो वो हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है दो ध्रुवीयता का अंत, मतलब ध्रुवों को, जो दो ध्रुव बने थे उसको एक ध्रुवीय बना देंगे, तो दो ध्रुवीयता का अंत। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप वेट करें, जब तक इसको तैयार करें। थैंक यू टू वॉच।